नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में बदल गया है मौसम का मिजाज। अगले 2 दिन तक फिर सताएगी सर्दी। झारखंड में 25 नवंबर से मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह से तेज ठंडी हवा चल रही है। इसकी वजह से पिछले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम पारा में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज हुई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने ईटीवी भारत को बताया है कि आने वाले 2 दिनों तक न्यूनतम पारा में और 2 डिग्री तक की कमी आने की संभावना है। ऐसे में कनकनी बढ़ेगी, कंपकपी महसूस होगी। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 28 नवंबर से न्यूनतम पारा में फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा होने की संभावना है। लिहाजा नवंबर माह के अंतिम 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि सुबह के वक्त धूप निकलने से पहले और शाम के बाद गुलाबी सर्दी का एहसास होगा। सबसे खास बात है कि 26 नवंबर से 30 नवंबर तक झारखंड के ज्यादातर इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा या धुंध रहेगा। उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए मौसम केंद्र ने झारखंड वासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ खान पान का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ठंड लगने से दस्त, उल्टी, सिर दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे समय में ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी खतरा रहता है। बता दें कि झारखंड में सुबह के वक्त धुंध और कोहरे की वजह से विमान सेवा पर भी असर पड़ा है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम होने पर विमान को डाइवर्ट करना पड़ा है। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी उठाना पड़ी है। तेज रफ्तार वरना ने सड़क किनारे खड़ी नई स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, दोनों जलकर खाक। जमशेदपुर के साकची स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर सोमवार की देर रात 2 महंगी कारें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। दरअसल रात्रि करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार हुंडई की वरना कार ने सड़क किनारे खड़ी एक नई स्कॉर्पियो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कुछ ही सेकंड में दोनों वाहन आग की लपटों में बदल गईं। आग इतनी भयावह थी कि राहगीर दहशत में इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। इस दौरान धधकती आग की लपटें इतनी तीव्र थीं कि आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल गोलमुरी फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। राहत के बाद ये रही कि स्कॉर्पियो में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वहीं वरना में सवार चालक को हल्की चोटें आईं। नामदा बस्ती के रोशन सिंह परिवार के साथ साख्ती के रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे थे। शोर सुनकर जैसे ही वो बाहर आए, अपनी नई नवेली स्कॉर्पियो को पूरी तरह जलते देख सन्न रह गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी मात्र 4 दिन पहले ही खरीदी गई थी। लोगों की सूचना पर गोलमुरी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों कारों की आग पर काबू पाया। इधर साकची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है कि हादसा तेज रफ्तार का नतीजा था या किसी और वजह से हुआ था। गौरतलब है कि ठीक इससे पहले सोमवार सुबह टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर सीएनजी ऑटो में आग लगने के बाद 2 धमाके हुए थे। शनिवार को भी स्टेशन परिसर के बाहर एक कार धधक उठी थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों की टेक्निकल सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची डीसी ने 28 नवंबर को होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारियों का किया निरीक्षण। रांची डीसी सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आगामी 28 नवंबर को मोराबादी मैदान में होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान बैठने की व्यवस्था, मंच की तैयारी, सुरक्षा और यातायात, वीआईपी मूवमेंट, मेडिकल सुविधा, आपातकालीन सेवाएं, बैरिकेडिंग और पार्किंग, प्रवेश और निकास मार्ग, साउंड सिस्टम सहित अन्य तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से सारी तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा ताकि अभ्यर्थियों और मेहमानों को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही अधिकारियों को आपस में मिलकर काम करने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान डीसी के साथ कई वरीय अधिकारी मौजूद थे, जिनमें रांची एसएसपी राकेश रंजन, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार, सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हैं। ओबीसी छात्रों को नहीं मिली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि, आगे की पढ़ाई में हो रही है परेशानी। मैट्रिक के बाद ओबीसी और एससी/एसटी छात्र छात्राओं की पढ़ाई निरंतर चल सके, आर्थिक परेशानी न खड़ी हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन ओबीसी छात्र छात्राओं को साल 2024-25 की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिसके कारण धनबाद के करीब 26,000 छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। अगले सत्र की पढ़ाई से पहले छात्रों को नो ड्यूज कॉलेज प्रबंधन को देना पड़ता है।
स्कॉलरशिप की राशि से ही छात्र अपने संस्थान की शुल्क का भुगतान करते हैं। ये राशि 3,000 से लेकर करीब 1.5 लाख तक छात्रों के बीच वितरित की जाती है, जिसमें अगर कोई छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उन्हें मेडिकल संस्थान में आने वाले खर्च के तौर पर राशि का भुगतान किया जाता है। राशि के भुगतान के लिए छात्र छात्राएं लगातार सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ जल्द भुगतान का आश्वासन ही मिल रहा है। धनबाद जिले के विभिन्न संस्थानों के छात्र छात्राओं की सत्र 2024-25 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि भुगतान नहीं होने के कारण कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च के चक्कर में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीण छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप के भरोसे शहर में पढ़ने आते हैं, लेकिन समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में नाराज छात्र लगातार राशि भुगतान की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 1 साल से ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पाई है। छात्रों का कहना है कि ये स्कॉलरशिप उनके लिए शिक्षा जारी रखने का मुख्य सहारा है, जिसे रोक दिए जाने से पढ़ाई पर संकट आ गया है। छात्रवृत्ति राशि समय पर नहीं मिलने से छात्र छात्राओं को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने में कठिनाइयां हो रही हैं। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी नियाज अहमद का कहना है कि ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति राशि का आवंटन नहीं होने से उन्हें अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि 26,000 ओबीसी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान होना है। सरकार से इसे लेकर पत्राचार किया गया है। राशि जैसे ही आवंटित होगी छात्रों को राशि दे दी जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी नियाज अहमद ने कहा कि राज्य के अन्य जिलों की भी यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि SC/ST छात्रों का भुगतान हो चुका है, लेकिन ओबीसी छात्रों का भुगतान नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से कुछ राशि भेजी गई थी, लेकिन थोड़े ही छात्रों को मिल सका। अन्य छात्रों के लिए सरकार से राशि की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड की पहचान बनेगा जीरा फुल धान की खेती, GI टैग दिलाने की कोशिश। लातेहार जिले में इस वर्ष लगभग 2000 एकड़ भूमि में जीरा फुल धान की खेती की जा रही है, जो अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जीरा फुल धान की खेती करने वाले किसानों का जीवन सुगंधित हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि GI टैग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लातेहार जिले की ब्रांडिंग भी होगी। लातेहार जिला प्रशासन ने जिले के महुआडांड प्रखंड के किसानों को जीरा फुल धान की खेती से जोड़ा है। दरअसल लातेहार के किसान अब तक सिर्फ पारंपरिक धान की खेती ही करते आ रहे थे। इस कारण उन्हें खेती से औसत मुनाफा ही हो पाता था। हालांकि कुछ किसान उन्नत नस्ल के धान की थोड़ी बहुत खेती भी करते थे, लेकिन इस बार लातेहार जिला प्रशासन ने जिले के किसानों को जीरा फुल धान की खेती से जोड़कर उनके जीवन में नया सवेरा लाने का प्रयास शुरू किया है। जिले के महुआडांड प्रखंड में जिला प्रशासन ने FPO के माध्यम से अलग अलग किसानों को जागरूक कर लगभग 2000 एकड़ भूमि में जीरा फुल धान की खेती आरंभ करवाई है। ये फसल भी अब लगभग पूरी तरह से तैयार हो गई है। धान कटनी भी शुरू हो गई है। इतने बड़े पैमाने पर पहली बार जीरा फुल धान की खेती होने से किसानों में भी जबरदस्त उत्साह है। ऐसा भी माना जा रहा है कि यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो जीरा फुल धान की उपज प्रति एकड़ लगभग 7 से 8 क्विंटल होगी। जीरा फुल अत्यंत उन्नत किस्म का चावल होता है। ये काफी सुगंधित और खाने में स्वादिष्ट होता है। इसी कारण इसकी कीमत खुले बाजार में काफी अधिक होती है। खुले बाजार में ये चावल लगभग 200 रुपए किलोग्राम की दर से उपलब्ध होता है। स्थानीय किसान विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि जीरा फुल धान अत्यधिक सुगंधित होता है। ये चावल जितना अधिक पुराना होगा, इसकी सुगंध उतनी ही बढ़ती जाती है। लातेहार DC उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि जीरा फुल धान की प्रोसेसिंग के लिए महुआडांड में ही DMFT मद से प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना भी कराई जा रही है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि लातेहार जिला प्रशासन किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए कई अन्य योजनाएं भी तैयार कर रही है। झारखंड निकाय चुनाव, रांची आदित्यपुर मेयर पद ST के लिए आरक्षित। धनबाद देवघर समेत 5 सीटें सामान्य। राज्य में आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनावों में वार्ड पार्षद और मेयर पदों का आरक्षण बदला हुआ रहेगा। इस बार वार्ड पार्षदों का आरक्षण एक बार फिर चक्रीय आधार पर शुरू किया जाएगा, जबकि नगर निगम के मेयर, नगर पंचायत एवं नगर परिषद के अध्यक्ष पद को चक्रीय आरक्षण से बाहर रखा गया है। पहले SC, फिर ST, BC1, BC2 और अंत में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होगा। नगर निगम, नगर परिषद के अध्यक्ष पद का फॉर्मूला होगा। उसके तहत पहले ST, फिर SC, उसके बाद BC1 और BC2 और आखिर में सामान्य। रांची और आदित्यपुर नगर निगम में मेयर पद अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित होगा। वहीं गिरिडीह में मेयर की सीट अनुसूचित जाति SC को, हजारीबाग में मेयर पद पिछड़ा वर्ग OBC के लिए तय किया गया है। देवघर, धनबाद, चास, मेदिनीनगर और मांगो की मेयर सीटें अनारक्षित रहेंगी। राज्य सरकार ने संबंध में नगर पालिका निर्वाचन नियमावली में संशोधन किया है। इसके बाद नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और अब अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसी के आधार पर किया जाएगा। राज्य
राज्य में शहरी निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को पत्र भेजकर वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया हर हाल में दिसंबर 2025 तक पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। जिला स्तर पर वार्डों का आरक्षण चक्रीय आधार पर ही होगा और इसके लिए निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके लिए तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर विकास विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस चुनाव को पहला चुनाव मानते हुए वार्डों के आरक्षण में नए सिरे से चक्रीय आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अध्यक्ष पदों के लिए चक्रीय आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार राज्य में शहरी निकाय क्षेत्रों में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। इसी कारण 9 में से केवल 4 मेयर पद ही आरक्षित किए जा रहे हैं। संशोधित नियमावली के अनुसार नगर निगमों को 2 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगम, जिसमें रांची, धनबाद शामिल हैं। वहीं क वर्ग में 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, चास, मेदिनीनगर, मांगो शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस वार्ड में किसी वर्ग की SC, ST, OBC जनसंख्या 1% से कम है, वहां उस वर्ग के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। सिमडेगा में सड़क पर पहुंचा जंगली हाथी, यातायात घंटों बाधित। सिमडेगा जिले के ठेठाईटांगर प्रखंड स्थित जोराम बिजली पावर हाउस रानीबंद के पास मंगलवार सुबह अचानक एक हाथी बीच सड़क पर आ गया। इसके बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्कूल जा रहे बच्चों और राहगीरों को सुरक्षा के मद्देनजर वहीं रोक दिया गया, जिससे कुछ समय के लिए आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। हाथी के सड़क से हटते ही मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका और फंसे हुए वाहनों को निकाला गया। एम्स देवघर ने बंद किया पुराना जीमेल आईडी, जारी किया नया आधिकारिक ईमेल आईडी। एम्स देवघर ने अपना पुराना आधिकारिक जीमेल आईडी office.aimsdevghar@gmail.com बंद कर दिया है। इस संबंध में संस्थान ने नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब ये ईमेल पता किसी भी प्रकार के उपयोग में नहीं रहेगा। एम्स ने नया अधिकृत ईमेल आईडी admin@aimsdevghar.edu.in जारी किया है, जिस पर अब सभी आधिकारिक पत्राचार किए जाएंगे। संस्थान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ये निर्णय लिया गया है ताकि संस्थागत संचार को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके। एम्स देवघर प्रशासन ने सभी विभागों, संबंधित संस्थाओं और आम लोगों से अपील की है कि भविष्य में किसी भी आधिकारिक संपर्क के लिए केवल नए ईमेल पते का ही उपयोग करें। डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन अभिक दास द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट बताया गया है कि नया ईमेल आईडी तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इरफान अंसारी के BLO बंद बयान से हड़कंप, इलेक्शन कमीशन ने झारखंड सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया। इरफान अंसारी के BLO बंद बयान से हड़कंप, इलेक्शन कमीशन ने झारखंड सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया। झारखंड में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के BLO को बंद कर देना, मैं आकर दरवाजा खोलूंगा वाले हालिया बयान और SIR प्रक्रिया पर उनके विरोध के बाद अब चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर झारखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मंत्री इरफान अंसारी ने SIR को लेकर कहा था कि राज्य में इस प्रक्रिया को किसी भी हाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इससे गरीब और वंचित लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा है। उनका कहना था कि लोगों से पुराने दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जिन्हें जुटाना कई परिवारों के लिए मुश्किल है। उनके अनुसार गरीब आदमी 20 साल पुराने कागज कहां से लाएगा, इससे उनके मताधिकार पर चोट पड़ सकती है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। आयोग के अनुसार ये व्यवस्था मृत, फर्जी या अयोग्य नामों को सूची से हटाने और पात्र नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए की जाती है। फिलहाल झारखंड में ये प्रक्रिया केवल पूर्वाभ्यास चरण में है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने मंत्री के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के बड़बोले मंत्री इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अविलंब बर्खास्त करने का आग्रह किया है। पूर्व CM चंपाई सोरेन ने भी कहा, उकसाऊ बयान देने वाले मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। चुनाव आयोग द्वारा रिपोर्ट मांगने के बाद अब राज्य सरकार को इसे लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण देना होगा। आने वाले दिनों में इस विवाद के और राजनीतिक रूप लेने की भी संभावना है।
झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। जेएसएलपीएस की गतिविधियां ठप। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को 5वें दिन भी जारी रही। इस हड़ताल में जेएसएलपीएस के L5 से लेकर L8 स्तर तक के सभी कर्मचारी शामिल हैं। हड़ताल की वजह से जिले में जेएसएलपीएस अंतर्गत संचालित योजनाओं और गतिविधियों पर पूरी तरह असर पड़ा है। हड़ताली कर्मियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। आंदोलनरत कर्मियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जिलाध्यक्ष प्रभात रंजन पांडे ने कहा कि सरकार और प्रबंधन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो संघ आंदोलन को और तेज करेगा। इस दौरान सलामुद्दीन खान, वैभव कांत आदर्श, हरिशंकर नाथ वर्मा, राजीव तिवारी, कौशल कुमार किशोर, निशांत कुमार, नवल किशोर राजू समेत L5 से L8 स्तर तक के कर्मचारी उपस्थित रहे। बिहार के 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। शादी समारोह से अगवा किए गए युवक को रांची पुलिस ने सकुशल बचाया। रांची जिले के एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हाई प्रोफाइल अपहरण के मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। बीते 23 नवंबर की देर रात दलादली ओपी क्षेत्र स्थित द पैलेस बैंक्वेट हॉल अपनी बहन की शादी में शामिल हुए एक युवक को अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने न सिर्फ अगवा किए गए युवक सुमित सोनी को सकुशल बरामद किया, बल्कि फिरौती मांगने वाले 4 आरोपियों को भी बिहार के डोभी गया से धर दबोचा। ये घटना तब सामने आई जब 24 नवंबर को पीड़ित के पिता शिवशंकर प्रसाद, उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी ग्राम गुड़हट्टी गली, वार्ड नंबर 25, थाना नगर, थाना आरा, जिला भोजपुर, बिहार ने आकर नगर थाना आरा में इसकी सूचना दी। शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि 23 नवंबर की रात रांची के द पैलेस बैंक्वेट हॉल में उनकी बेटी की शादी थी। देर रात करीब 2 बजे उनके बेटे सुमित सोनी ने उन्हें फोन कर बताया कि 4 अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने सुमित की रिहाई के बदले में 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी और धमकी दी थी कि यदि राशि नहीं दी गई तो उसे जान से मारकर फेंक दिया जाएगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण किए गए सुमित सोनी को सकुशल बरामद कर लिया और चारों अपहरणकर्ताओं को बिहार के डोभी गया से पकड़कर रांची लाया गया। गिरफ्तार किए गए अपराध कर्मियों में नारायण कुमार, सोनू कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार और हर्ष कुमार शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि अपहरण की यह घटना फिरौती के लिए की गई एक सोची समझी षड्यंत्र थी। इन चारों अपराध कर्मियों आरा बिहार से एक सफेद रंग के वाहन से रांची आए थे। जांच में ये पता चला कि इन अपराधियों ने पीड़ित सुमित सोनी को कर्ज के रूप में कुछ राशि दी थी, जिसे प्राप्त करने के उद्देश्य से ही उन्होंने ये कदम उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़, 1 दर्जन चोरी की बाइक बरामद। पाकुड़ जिले में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की छापेमारी में न सिर्फ एक इंटरस्टेट मोटरसाइकिल चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ, बल्कि 3 चोरों को गिरफ्तार भी किया गया और 1 दर्जन चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटरसाइकिल चोरों की गिरफ्तारी और चोरी की मोटरसाइकिलों की बरामदगी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के अन्नपूर्णा कॉलोनी में मोटरसाइकिल चोरी की घटना के बाद एक स्पेशल जांच टीम बनाई गई थी। टेक्निकल सबूतों और खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने नगर थाना, लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्रों में छापेमारी की और 1 दर्जन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए मोटरसाइकिल चोरों में लतीफ अंसारी एवं अब्दुल सुभान अंसारी अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के जामू गढ़िया तथा रमजान अंसारी नगर थाना क्षेत्र के आसन डीपा गांव के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्य रमजान के खिलाफ पाकुड़ के अलावे पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना में भी एफआईआर पहले से दर्ज है। पलामू में बच्चे को पिस्तौल सटाकर लूटपाट करने वाले 3 गिरफ्तार, किराएदार बनकर कर रहा था आरोपी। पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन क्षेत्र के छिछानी टोला में 18 नवंबर को अपराधियों ने एक बच्चे की कनपट्टी में पिस्तौल सटाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट के सभी सोने के जेवरात को बरामद कर लिया है। 18 नवंबर को पलामू के रेडमा के छिछानी टोला के इलाके में पूनम तिवारी के बच्चों को पिस्तौल सटाकर अपराधियों ने सोने के जेवरात एवं
अन्य सामग्री को लूट लिया था। इस घटना का मास्टरमाइंड पूनम तिवारी के घर में रहने वाला किराएदार ही निकला था। किराएदार ने ही लूट की योजना तैयार की थी और घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बंधुआ के रहने वाले राजकुमार, सचिन कुमार और विशाल कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि विशाल कुमार नामक आरोपी पीड़ित के घर में किराएदार के रूप में रहता था। विशाल कुमार ऑटो चलाता है और उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। घटना में शामिल राजकुमार नामक आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और आधा दर्जन से अधिक घटनाओं का आरोपी है। वो हत्या और लूट समेत कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है। एसपी ने बताया कि पलामू के इलाके में लगातार खबर आ रही है कि कई लोग किराएदार का सत्यापन नहीं करवा रहे हैं। कई घटनाओं में बाहर के गैंग की भूमिका निकलकर सामने आ रही है। छापेमारी अभियान में टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार, सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण संतोष गुप्ता, अनंत कुमार सिंह और एएसआई संदीप राम शामिल थे। 30 नवंबर को रांची जेएससीए स्टेडियम में है मैच। टिकट के लिए काउंटर पर उमड़ी भारी भीड़। राजधानी रांची के धुरवा स्थित जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर शहर में क्रिकेट का जुनून इन दिनों चरम पर है। मैच का रोमांच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन रांची की सड़कों पर एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। टिकट बिक्री शुरू होने के साथ ही देर रात से क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतारें स्टेडियम के बाहर लग गई। सैकड़ों युवा, बुजुर्ग और बच्चे घंटों पहले ही टिकट काउंटर पहुंच गए ताकि वे इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लाइव देखने का मौका ना चूक जाएं। क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रहा। राज्य के बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, लोहरदगा, हजारीबाग और खूंटी जैसे जिलों से भी लोग टिकट लेने पहुंचे हैं। इसके अलावा बिहार, उड़ीसा और बंगाल से भी बड़ी संख्या में दर्शक रांची पहुंचे हैं। सुबह तक टिकट काउंटर के बाहर का माहौल किसी बड़े त्योहार जैसा दिख रहा था। कई लोग रात भर लाइन में खड़े रहे। वहीं कुछ लोगों ने सुबह सुबह पहुंचकर कतार में जगह बनाई। ठंड बढ़ने के बावजूद लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती रही। कई ऐसे लोग भी दिखे जो अपने सगे संबंधियों के लिए टिकट काउंटर पर खड़े थे। कई क्रिकेट फैंस ने बताया कि भारत साउथ अफ्रीका मैच देखने का मौका उन्हें बार बार नहीं मिलता, इसीलिए वो किसी भी हाल में टिकट हासिल करना चाहते हैं। रात भर लाइन में खड़े एक युवा ने कहा कि धोनी की धरती पर टीम इंडिया को खेलते देखना अपने आप में गर्व की बात है। टिकट लेना मुश्किल जरूर है, पर मैच देखने का जो उत्साह है वो इंतजार से कहीं बड़ा है। स्टेडियम के बाहर मौजूद परिवारों ने भी बताया कि बच्चों की खुशी के लिए वे पूरी रात लाइन में खड़े रहे ताकि उन्हें एक यादगार दिन मिल सके। टिकट काउंटर पर पुलिस की मजबूत व्यवस्था की गई है। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और सुरक्षा बल तैनात है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि टिकट बिक्री को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं काउंटर खोलने के पहले ही चारों तरफ फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिससे व्यवस्था संभालने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी है। जेएससीए स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर न सिर्फ क्रिकेट प्रेमी उत्साहित हैं, बल्कि स्थानीय व्यवसायियों में भी रौनक देखने को मिल रही है। होटल, लॉज और ट्रैवल ऑपरेटरों की बुकिंग बढ़ गई है। मैच के दिन रांची में भारी भीड़ रहने की संभावना है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही प्लान तैयार कर लिया है। कुल मिलाकर इस वनडे मुकाबले से पहले ही रांची क्रिकेट के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। चारों ओर एक ही चर्चा, टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका और 30 नवंबर का वो रोमांचक दिन जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। बीएलओ को बंदी बनाने वाले बयान पर मंत्री इरफान का यूटर्न, बोले मेरा बयान सिर्फ फर्जी बीएलओ गिरोह के खिलाफ था। एसआईआर के लिए आने वाले बीएलओ को घर में बंद करने वाले बयान पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यूटर्न ले लिया है। उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि कुछ लोग नकली बीएलओ बनकर नाम काटने का डर दिखाते हैं, घर घर जाकर धमकाते हैं और पैसे वसूलते हैं। लिहाजा उन्होंने ऐसे फर्जी लोगों को तुरंत पकड़ने और प्रशासन को सूचना देने को कहा था। ये बयान फर्जीवाड़ा करने वाले अपराधियों के लिए था, न कि वास्तविक बीएलओ के लिए। विवाद बढ़ता देख मंत्री इरफान अंसारी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बीएलओ हमारे सम्मानित निर्वाचन अधिकारी हैं। मैंने कभी भी बीएलओ के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मेरी बात केवल उन फर्जी तत्वों पर थी जो बीएलओ के नाम पर ग्रामीणों को ठग रहे थे। बीजेपी मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। मंत्री इरफान ने लिखा है कि भाजपा को इरफान फोबिया हो गया है। यदि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है तो मुझसे मांग ले, मैं मुद्दे दे दूंगा। मेरी चेतावनी जनता की सुरक्षा, चुनाव की निष्पक्षता और प्रशासन की मजबूती के लिए थी, लेकिन बीजेपी अपनी बौखलाहट में इसे भी राजनीतिक रंग दे रही है।
इधर बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा है कि ये लोग घुसपैठियों के वोट से जीतने वाले लोग हैं। एसआईआर के जरिए ऐसे लोगों के नाम हटेंगे, इसी वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। यदि ऐसे असंवैधानिक बयान के बावजूद मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि मंत्री को मुख्यमंत्री का समर्थन हासिल है। इस अनुशासनहीनता पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने इस बयान पर मंत्री इरफान अंसारी का बचाव किया है। मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि एसआईआर को लेकर लोगों में आक्रोश है क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। इससे साफ है कि उसी आक्रोश के तहत मंत्री जी ने ऐसा बयान दे दिया होगा, लेकिन उनके बयान के मकसद को समझना चाहिए। उन्होंने इस वजह से ऐसी बात कही ताकि देश का संविधान और लोकतंत्र बचा रहे। चोरी की शिकायत करने वाला ही निकला चोर, पुलिस ने भेजा जेल। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में चोरी की शिकायत करने वाले युवक की ही कहानी पलट गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए शिकायतकर्ता व घर मालिक वकार अहमद को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि वकार अहमद ने आर्थिक तंगी के कारण अपने ही घर में चोरी का नाटक रचा। उन्होंने परिवार के सो जाने पर 22 नवंबर की रात सोने के जेवर गायब कर दिए और सुबह पुलिस में बाहरी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने वकार के कब्जे से सोने की चेन, 4 कानबाली, 1 अंगूठी बरामद की, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। पटमदा डीएसपी के अनुसार सिटी एसपी के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने वकार को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। बताया जा रहा है कि आर्थिक संकट के दबाव में वो इस नाटक का प्लान बना बैठा, लेकिन पुलिस की तेज जांच के आगे उसकी चालाकी टिक नहीं सकी। झारखंड में अपराध जांच होगी हाईटेक। सरकार ने जारी किए ई साक्ष्य प्रबंधन नियम 2025। झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपराध जांच प्रक्रिया को डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ई साक्ष्य मैनेजमेंट रूल्स 2025 लागू कर दिए हैं। ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुरूप तैयार किए गए हैं। सरकार का मानना है कि नए प्रावधानों से अपराध स्थल पर साक्ष्य जुटाने से लेकर उन्हें अदालत में प्रस्तुत किए जाने तक पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय बन सकेगी। नियमों के अनुसार अपराध से संबंधित सभी डिजिटल साक्ष्यों को CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम और ICJS यानी इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जोड़ना अनिवार्य होगा। जांच अधिकारी को हर डिजिटल साक्ष्य के लिए 16 अंकों का SID तैयार कर उसे केस नंबर से लिंक करना होगा। घटनास्थल की वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग जरूरी कर दी गई है। जांच अधिकारी को सभी दृश्य, तस्वीरें और अन्य डिजिटल साक्ष्य ई साक्ष्य मोबाइल ऐप के जरिए रिकॉर्ड करने होंगे। रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद जांच अधिकारी को एक ई साइंड इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी करना होगा, जिसे मान्य साक्ष्य माना जाएगा। अदालतें ICJS पोर्टल के माध्यम से सभी डिजिटल साक्ष्यों को देख सकेंगी और उनका प्रबंधन कर सकेंगी। आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट को भी साक्ष्य ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 230 के तहत कोर्ट पीड़ित या अभियुक्त के साथ डिजिटल साक्ष्य उनके वकील के माध्यम से साझा करने की अनुमति दे सकेंगे। मुकदमे के निपटारे के बाद सभी डिजिटल साक्ष्यों को आर्काइव मोड में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। ई साक्ष्य पैकेट में यूनिक ID, टाइम स्टैम्प, जियो लोकेशन और हैश वैल्यू शामिल होंगे, जो साक्षी की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करेंगे। ई साक्ष्य वो डिजिटल प्रमाण है जिसे ई साक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें घटनास्थल की वीडियो, तस्वीरें, गवाहों की छवियां आदि शामिल रहती हैं। प्रत्येक साक्ष्य को एक सुरक्षित डिजिटल पैकेट में बदला जाता है, जिसमें SID, टाइम स्टैम्प, जियो लोकेशन और हैश वैल्यू होती है, ताकि साक्ष्य से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जा सके। जमशेदपुर फायरिंग मामला 6 घंटे के अंदर 2 अपराधी गिरफ्तार, 3 अभी भी फरार। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में रविवार रात हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे के भीतर 2 नामजद आरोपियों को दबोच लिया। घटना के तुरंत बाद SSP की हिदायत पर DSP विधि व्यवस्था की अगुवाई में एक विशेष छापेमारी टीम बनाई गई थी। टीम ने छापेमारी कर सन्नी सिंह उर्फ सनी सिंह सरदार और रॉकी मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार सनी सिंह एक दिन पहले ही घागिड़ी केंद्रीय कारा से रिहा हुआ था। उसकी निशानी
निशानदेही पर एक लोडेड देसी पिस्टल और एक जिंदा गोली बरामद हुई। वहीं रॉकी मिश्रा के पास से 2 जिंदा गोलियां मिली हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में राहुल सिंह उर्फ अंतिम पाई, सुजल कुमार गुप्ता और अभिषेक कुमार उर्फ आजाद गिरी अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार सनी सिंह पर हत्या, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। रॉकी मिश्रा का भी हथियारों से जुड़ा पुराना रिकॉर्ड है। कार्रवाई में डीएसपी तौकीर आलम, जुगसलाई थाना प्रभारी बैजनौत कुमार सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्य शामिल थे। धनबाद के पुराना बाजार हनुमान मेंशन में अवैध निर्माण की जांच, निगम ने की रीमेजरमेंट। धनबाद शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम लगातार सख्ती बरत रहा है। निगम के कन्या अभियंता टीम के साथ मंगलवार को पुराना बाजार के रतनजी रोड स्थित हनुमान मेंशन पहुंचे। उन्होंने बेसमेंट से लेकर चौथी मंजिल तक कई हिस्सों की विस्तृत मापी की। इस संबंध में अभियंता ने बताया कि ये कार्रवाई निगम से प्राप्त आदेश के आधार पर की जा रही है। भवन निर्माण में स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन किए जाने की शिकायत मिलने पर रीमेजरमेंट आवश्यक हो गया था। गौरव अग्रवाल द्वारा निगम में दायर आरटीआई के बाद मामले में जांच की प्रक्रिया तेज हुई है। मापी के दौरान मार्केट के कई दुकानदारों ने असहजता जताई। दुकानदार प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने बिल्डर से 110 स्क्वायर फीट क्षेत्र में दुकान खरीदी है, लेकिन बार बार की जा रही मापी से उन्हें दुकान टूटने का डर बना हुआ है। उन्होंने बिल्डर पर आरोप लगाया कि अब तक उन्हें दुकान का आधिकारिक पोजेशन लेटर रिसीप्ट नहीं दिया गया है। अन्य दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिल्डिंग बनने से पहले ही जांच और मापी होनी चाहिए थी, इससे आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।